आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ संदेह भाग 2 के साथ। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। द्वितीय शावधिक परीक्षा आपकी संपन्न हो चुकी होगी। अब प्री बोर्ड की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पहले प्री बोर्ड जो छात्र इस परीक्षा में बहुत अच्छे से अपनी तैयारी के साथ जाते हैं, निश्चित रूप से उनका बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छा होता है। तो आज जो मैं भाग 2 लेकर के आई हूँ संदेह कहानी में, उसमें पात्रों के चरित्र को मैं स्पष्ट करूंगी और कुछ कुछ पंक्तियां और कुछ शब्द जिसको समझने में आपको समस्या होती है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, पहले भी मैंने एक बार कहा था कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो। दूसरी बात कि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। तो अभी मैंने जो भी पढ़ाई के लिए जो भी चुनाव किया है, उसको मैंने आईसीएसई बोर्ड के लिए पहले रखा है। तो आशा है कि आप जब भी हमारे पढ़ाए गए पाठ को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उसमें यदि आपको लगे कि कहीं कोई समस्या हो रही है या किस और कुछ आपको जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने विचार मुझ तक भेज सकते हैं। आपके द्वारा सुझाए गए जो भी सवाल होंगे या पूछे गए जो भी सवाल होंगे, उस पर मैं जरूर चर्चा करूंगी। तो आइए मिलते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित संदेह पाठ के साथ। तो कहते हैं, किसी पाठ को, किसी कहानी को सशक्त बनाने में उसके पात्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानी तभी सशक्त होती है, तभी बहुचर्चित होती है, जब उसके पात्र जीवंत रोल के साथ आते हैं, जीवंत अभिनय के साथ आते हैं। तो यहाँ पर कहानी एकदम फिल्मी है। आपको एकदम घबराना नहीं है कि संदेह कहानी बहुत कठिन है, शब्द समझ में नहीं आते, वाक्य समझ में नहीं आते। एकदम फ्लैशबैक से कहानी शुरू होती है, विचारों के मंथन से कहानी शुरू होती है। हीरो होते हैं राम निहाल जी, और उनके विचारों में जो द्वंद्व है, जो संदेह है, उसके साथ कहानी की शुरुआत होती है। ये सोचते हैं अपने जीवन में उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, उनके हाथ में क्या है, कैसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं आईसीएसई बोर्ड में, छोटे छोटे सवाल। राम निहाल जब चिंतनीय मुद्रा में है तो उसके हाथ में क्या है, बहुत साधारण प्रश्न है। पर जो छात्र सही तरीके से कहानी के वाक्यों को नहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ रहे होंगे ध्यान से, उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे होंगे, तो शायद इतना साधारण प्रश्न उसके उत्तर वो ना लिख पाए। तो आप उसको देखिए, आप पाठ के साथ छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे शब्द और वाक्य के साथ जुड़िए, अंतर मन से कहानी को पढ़िए, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हाथ में क्या है, एक हाथ में चित्र है, एक हाथ में कागज का एक बंडल है, जिसे हमने पहले भाग में देखा कि वो चिट्ठियों का बंडल है जो मनोरमा द्वारा भेजा गया है। तो आज का हम लोगों का जो ये एपिसोड है वो चरित्र चित्रण का है। तो मुख्य पात्र कौन है इसमें? राम निहाल। राम निहाल युवा है, समझदार है। जो भी शब्द आ रहे हैं, ये पॉइंट्स हुए, आपके बिंदु हुए एक एक, कि वो युवा है, कहानी का मुख्य पात्र है और उन्नतिशील विचारों का है, महत्वाकांक्षी है। आज के युवा भी महत्वाकांक्षी होते हैं, उन्हें लगता है कि इससे भी आगे मैं कुछ करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो जाके मुझे अपने जीवन में सफलता मिलेगी, बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगा, जीवन में सुख प्राप्त कर पाऊंगा। तो ऐसे उन्नतिशील विचार राम निहाल के हैं। वो नौकरी की तलाश में दर दर भटकता है, जाता है, और एक काम को छोड़कर फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, ऐसा वो करता है। तो उसको हमेशा ऐसा लगता है कि अब मैं करूंगा तो अब मैं सफल हो गया, अब मैं सफल हो गया। पर वैसा हुआ नहीं। जब वो श्यामा के घर में आता है, तब उसे एक घर का प्रेम और एक घर की उपयोगिता जीवन में क्या होती है यह महसूस होता है। तो राम निहाल उन्नतिशील विचार का है, युवा है, शिक्षित है, महत्वाकांक्षी है, भावुक भी है। अब इतना सारा आप बता दिए, अंतर्मुखी है, भावुक है,
पर जब हम बताते हैं किसी के गुण दोष, उसकी विशेषताओं में गुण भी आते हैं, दोष भी आते हैं, तो हम कैसे उसको प्रूव करेंगे, कैसे बताएंगे कि वाकई वो भावुक है? तो आप सहज ही सोच पाएंगे कि जब उसके हाथ में, एक हाथ में चिट्ठियों का बंडल है, दूसरे हाथ में चित्र है, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू बहने के क्या कारण है? कहीं ना कहीं मन में भावुकता है, कुछ छूट रहा होता है। क्या छूट रहा है? अब एक तरफ मनोरमा का प्रेम, जो उसके मन में संदेह है, जो द्वंद्व है कि वह प्रेम पत्र लिखी है, मुझे कहीं वहां न जाना पड़े। अब वो श्यामा से मन ही मन प्रेम करता है बिना बताए, तो कहीं श्यामा को मालूम होगा कि मैं उसे प्रेम करता हूँ, या फिर इतना अच्छा घर, श्यामा की निकटता, ये सारा कुछ छोड़कर मुझे फिर से जाना पड़ेगा। यह सोचकर उसका भावुक मन जो है आर्द्र हो जाता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। अंतर्मुखी है, इतने दिनों से उसके मन में श्यामा के प्रति प्रेम है, या मनोरमा के साथ जाता है उस गंगा घाट पे, तो उसके मन में जो एहसास होता है उसकी निकटता का, उसे वो बोल नहीं पाता। अंतर्मुखी, मन में सोचता है, तो विचारशील है, उसके विचार अंदर चल रहे हैं, मन में भ्रम है, संदेह है। एक तरफ पता नहीं श्यामा को मालूम होगा मेरे प्रेम के बारे में, वह मेरे प्रेम को एक्सेप्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या मेरा कहना उचित होगा नहीं होगा, और फिर मैं मनोरमा को क्या जवाब दूं। ये सारे द्वंद्व उसके मन में चल रहे हैं। तो उसका चरित्र इस कहानी में महान है, एक अच्छा युवक है, शिक्षित है, समझदार है, थोड़ा दूरदर्शी कह सकते हैं, बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ वो भावुक है, अंतर्मुखी है, और उसके मन में वो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता। यहाँ पर वह द्वंद्व में होता है, भ्रम और संदेह में होता है। तो इस चरित्र के जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, उसके लिखने के बाद आपको उसको प्रूफ करना होगा वाक्य के साथ, घटनाओं के साथ। तो ये है मुख्य पात्र राम निहाल। दूसरा पात्र आपका है जो श्यामा है। श्यामा सहायक पात्र कहानी की है, साथ ही कहानी में जान डालने का पूरा पूरा काम श्यामा का है, कि श्यामा से ही रामनिहाल को दिशा निर्देश मिलता है। उसे लगता था कि वो बहुत होशियार है, चालाक है, पर जब वो श्यामा से मिलता है तो सोचता है कि मैं तो कुछ था ही नहीं। उसे प्रेम की भाषा समझ में आती है, उसे घर का महत्व समझ में आता है। तो श्यामा मुख्य पात्र के साथ इस तरह से जुड़ी हुई है कि यह कहने में तनिक भी, यदि हम कहें कि गलत नहीं होना चाहिए, कि यह स्त्री पात्र में मुख्य पात्र के रूप से है। तो श्यामा बहुत पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, दूरदर्शी है, समझदार है, समाजसेवी है, और वह धर्मपरायण भी है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके आते हैं, इतने सारे बिंदु जब आते हैं। वो समाजसेवी है कैसे? जो किशोरी उसके घर में है, जिसने देखा रोते हुए रामनिहाल जी को, और वो जाकर श्यामा को बताती है, तो लगता है कि वो लड़की उसके घर में रहती है, उसकी सहयोगिनी है, या उसकी घर की कोई सदस्य है, उसकी बेटी है, अथवा वह जो समाज सेवा के लिए कार्य करती है उसमें लाई गई वह बच्ची है, किशोरी है। तो वो एक स्त्री पात्र में एक वह भी है, बहुत बच्ची है अभी। तो श्यामा लोगों की सहायता करती है, तभी तो रामनिहाल को भी अपने घर में वो रखी है, भले ही वो किराएदार के रूप में हो, पर समय समय पर उसका मार्गदर्शन करती है। आज कहानी के जो क्लाइमेक्स है उसमें श्यामा रामनिहाल के विचारों में भी है और कहानी के अंत में भी है, और कहानी जब आगे बढ़ती है तो रामनिहाल और श्यामा के साथ ही बढ़ती है। तो रामनिहाल जब विचार मग्न है तो श्यामा को किशोरी बुला कर ले जाती है, और जब श्यामा उससे पूछती है तो रामनिहाल सारी बातों को स्पष्ट करता है, कहता है तुमसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा, और मैं तुमसे कोई बात छिपाऊं तो यह मेरे लिए अपराध है। ये बहुत बड़ी बात है। आप उदाहरणों में इस तरह की पंक्तियों को अवश्य दीजिएगा। तुमसे मैं छिपाऊं यह बड़ा अपराध, अर्थात श्यामा का चरित्र अत्यंत महान है। वह धर्मपरायण है तो कैसे है? वह एक विधवा औरत है, विधवा महिला है, पर अपने वैधव्य धर्म का पालन वह जिस तरीके से करती है, जितनी कर्तव्य निष्ठा के साथ करती है,
चाहे बच्चे खेलें, रोएं, घटनाएं हो, उत्सव हो, महोत्सव हो, कुछ भी हो, पर श्यामा के हृदय को उद्वेलित नहीं करता। वह अपनी आस्था के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपने पति धर्म के साथ अडिग है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह धर्म परायण है, शिक्षित और समझदार है। उसने श्यामा ने रामनिहाल को जिस तरह से समझाया, और जब उसे मालूम पड़ता है कि रामनिहाल उससे प्रेम करता है, तो उसने एक वाक्य कहे थे, प्रेम बहुत आसान नहीं होता रामनिहाल बाबू। प्रेम कोई साधारण शब्द है भी नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई द्वंद्व नहीं होता, वहाँ कोई संदेह नहीं होता, वहाँ कोई आकांक्षाएं नहीं होती, वहाँ तो सिर्फ त्याग होता है, तपस्या होती है जो श्यामा कर रही है। तो हालांकि संदेह की स्थिति यहाँ भी है, अंतिम वाक्य में संदेह रह ही जाता है। समझ नहीं पाता रामनिहाल कि श्यामा ने मेरे प्रेम को एक्सेप्ट किया अथवा नहीं। उसने सिर्फ यह कहा कि अभी जाओ, मनोरमा को तुम्हारी जरूरत है। तो श्यामा इस कहानी की मुख्य कहें प्राण है तो गलत नहीं होगा। अब आते हैं तीसरा, मनोरमा। यह भी स्त्री पात्र है, सहायक पात्र है, और कहानी को आगे बढ़ाने में इसने पूरी मदद की है। एक बात आप और जान लीजिए कि जो लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी, उनकी कहानियां समाज के अंदर के विचारों को इस तरह से निकाल कर लाती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास की कहानी हो हमारी कहानी। हाँ, उनके शब्द संस्कृतनिष्ठ होते हैं, थोड़े क्लिष्ट लगते हैं, लेकिन कहानियों में जिस तरह से इन्होंने उदाहरण दिए, इनके सबसे पहला जो पात्र होते हैं वो सशक्त होते हैं, चरित्रवान होते हैं। दूसरा, जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं बिंब प्रधान होती हैं, जैसे दृश्य बिंब प्रधान होती हैं, घटनाओं में जीवंतता होती है। तो ऐसे कहानी जो है बिल्कुल हमारी कहानी बन जाती है, हमारे आसपास की कहानी बन जाती है, समाज की कहानी बन जाती है। वैसे भी साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो यह मनोरमा जो है वह युवा स्त्री है, नवविवाहिता है, और अपने पति के साथ वह घूमने के लिए आई हुई है ब्रजकिशोर बाबू के यहाँ। पहले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं आपसी संबंधों के बारे में। रामनिहाल को ब्रजकिशोर ने कहा कि इन दोनों को घुमा करके ले आओ। अब यहाँ प्रश्न पूछेगा कि जब घुमाने के लिए कहा गया था तो वह कौन सा महीना था। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप लोगों को उसको ध्यान में रखना होगा कि वो कार्तिक का महीना था, और जब बात हो रही है श्यामा और रामनिहाल से तो वह महीना चैत का महीना है। तो आईसीएसई बोर्ड के नियम हैं, इस तरह के अंदर से प्रवेश करके कुछ ऐसे शब्दों को निकाल करके आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव जैसा। पहला सवाल जो आपका रहता है कि जिस महीने में वो घुमाने के लिए रामनिहाल लेकर गया था वहां, वह महीना कौन सा था। ठीक है, 0.5 का ही वो हो, 1 नंबर का हो, पर 1 नंबर तो आपके कट जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से कहानी के शब्दों को पढ़ना है। तो कार्तिक का महीना ऐसे ही बहुत खूबसूरत महीना होता है, और वहां पे जाना है कहाँ, मान मंदिर। कहाँ पे, किस घाट पे ले जाया गया था, मान मंदिर। मान मंदिर घाट पे, गंगा घाट पे बनारस के घुमाने के लिए लेके जाना है। और वहां पर वह जाती है तो चूंकि बहुत सुंदर है, आपको ये भी लिखना होगा चरित्र में कि वह युवा है, शिक्षित है और सुंदर भी है। यहाँ वो सुंदरता के साथ साथ वह बहुत विचलित है, क्योंकि उसके पति थोड़े विक्षिप्त से दिखाई देते हैं, थोड़े हैं भी। और जो घटना है कि मोहन बाबू को ब्रजकिशोर बाबू ने पागल कर देने का ऐसा कोई मन में भ्रम है कि वो कर देना चाहते हैं ताकि उनकी सारी संपत्ति जो है उनके नाम हो जाए या उसके वो ट्रस्टी बन जाए। संपत्ति की लड़ाई तो होती ही रहती है, आपको मालूम है। समाज से ही ये प्रसंग लिया गया है कि समाज में हमारे यहाँ संपत्ति को लेकर कितने विवाद हैं। तो यहाँ ब्रजकिशोर ने मोहन बाबू को रामनिहाल के साथ भेजा, मनोरमा साथ जाती है, और वो गंगा घाट पर जो घटनाएं घटती हैं रामनिहाल के साथ और श्यामा के साथ, जो वहां वो घूमते हैं, जो बातचीत होती है, उससे मनोरमा का चरित्र उभर कर सामने आता है। तो मनोरमा पढ़ी लिखी है, वो
जानती है कि रामनिहाल एक युवा है, समझदार है, पढ़ा लिखा लड़का है, तो यह मेरी मदद कर सकता है मेरे पति को सही करने में, और ब्रजकिशोर के जो धोखा देने का जो उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र से हमें बचा सकता है। लेकिन रामनिहाल ने उसको गलत तरीके से सोचा कि ये कहीं ना कहीं इसका पति विक्षिप्त है, तो यह मेरी निकटता चाहती है, मुझसे प्रेम करना चाहती है। तो इस संदेह के घेरे में रामनिहाल रह जाता है, लेकिन मनोरमा ने उसको अपने सहायक के रूप में देखा और सोचा कि यह मेरी मदद कर सकता है, इसलिए उसने पत्राचार किया। हालांकि रामनिहाल ने उन पत्रों को पढ़ा नहीं और मनोरमा तक नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ मनोरमा का चरित्र उभर कर सामने आता है। वह अपने पति के साथ है, लेकिन पति को भी भ्रम है कि मनोरमा कहीं ना कहीं ब्रजकिशोर से मिलकर के मुझे पागल बना देना चाहती है, क्योंकि वहां जब वो मान मंदिर घाट पे जब वो घूमने के लिए जाते हैं तो थोड़े दार्शनिक हो जाते हैं। तो यहाँ जब हम उनके चरित्र के साथ आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो मनोरमा समझदार भी है और इस समझदारी से वो रामनिहाल से मदद की गुहार लगाती है। आगे आते हैं मोहन बाबू की ओर। मोहन बाबू धनाढ्य व्यक्ति हैं, मनोरमा के पति हैं और कहानी के सहायक पात्र हैं। देखिए 2 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं। 2 नंबर में कम से कम आपके चरित्र चित्रण में 4 पॉइंट्स होने चाहिए, 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। विशेषता का अर्थ सिर्फ गुण नहीं होता है, उसमें दोष भी हैं। जो हमारे दोष हैं वो भी हमारी विशेषता है। हम काले हैं तो भी वो विशेषता है, हम गोरे हैं तो भी हमारी वो विशेषता है। तो यहाँ आपको दोष भी देखने हैं और गुण भी देखने हैं। तो वो धनाढ्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, संपत्ति उनके पास बहुत है, जिसके कारण अपने ही लोग उनके शत्रु बन जाते हैं। लेकिन वो मन उनका स्थिर नहीं है, मन विचलित रहता है, और तभी वो अपनी पत्नी पर भी संदेह करते हैं कि ये कहीं ना कहीं ब्रजकिशोर से मिली हुई है। और जब वो घूमने के क्रम में वो रामनिहाल के सामने ही मनोरमा से कहते हैं कि मैं कह रहा हूं, तो तुम्हें संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है क्या? तुमने भी तो मेरे साथ धोखा ही किया। हालांकि वाक्य अधूरा छोड़ते हैं, लेकिन अर्थ उसका पूरा आता है कि तुमने भी मनोरमा, तुमने भी, अर्थात वाक्य को तुम्हें पूरा करना है कि तुमने भी मेरे साथ धोखा किया। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। अकपट प्यार मतलब जिस प्यार में कपट ना हो, अर्थात उन्हें भ्रम है कि मनोरमा के प्यार में भी कपट है, छल है। यह भी कहीं ना कहीं हमें पागल बना देना चाहती है। और दार्शनिक विचारधारा के हैं। वहां वो पूछते हैं कि गंगा की जलधारा में जो ये दीप, छोटे छोटे दीप जो जल रहे हैं, जो प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं, इसको देखकर तुम क्या कहोगी? मनोरमा सीधी साधी लड़की वो कहती है कि पूजा, और क्या मैं कहूंगी। लेकिन उन्होंने इसके जो अर्थ बताए वाकई बहुत ही गूढ़ अर्थ है। कहानीकार ने मोहन बाबू के माध्यम से हमें भी संदेश दिया कि ये हमारा जीवन जो है यह समुद्र की तरह, गंगा की धारा की तरह व्यापक है और यह प्रवाहमय है। जीवन बहता है जैसे जलधाराएं बह रही हैं। उसके साथ जो दीप बह रहा है, वो छोटे छोटे दीप हमारे प्राण हैं, हम हैं, जो इस प्रवाह के साथ संसार रूपी समुद्र के प्रवाह में हम बह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा निरंतर है। प्राण अमर होते हैं, आत्मा अमर होती है, शरीर नश्वर होता है। तो इस अर्थ के साथ यहाँ पर बहुत गहरे अर्थ में लेखक ने हमें उस ओर मोड़ा है कि यह गंगा में जो पूजा के लिए जो दीप जलाए गए हैं, जो जलधारा के साथ प्रवाहित हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन दर्शन को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ फिलोसफर के रूप में, दार्शनिक के रूप में मोहन बाबू का चरित्र उभर कर सामने आता है। मोहन बाबू विक्षिप्त बना दिए जा रहे हैं, कुछ विक्षिप्त सा व्यवहार भी करते हैं। तो ये उनका चरित्र है। उनके चरित्र के भी 4 बिंदु आप लिखेंगे। संदेह है उनके मन में भी। कहते हैं, आपने पिक्चर देखा होगा, उसमें गाने के बोल हैं, वहम का सागर अंधा सागर जिसका नहीं किनारा है। वहम, संदेह, भ्रम जीवन को नर्क बना देता है, जीवन को बर्बाद कर देता है, व्यक्ति को, परिवार को, समाज को और संसार को। इसीलिए हमें भ्रम करने से पहले, संदेह करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं
जो ब्रज किशोर है, ब्रज किशोर बहुत ही चालाक, पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन चालाक है। वह देख रहा है कि मोहन बाबू के पास बहुत संपत्ति है और इनका कोई अभी आने वाली कोई पीढ़ी ऐसी है नहीं जो इनकी संपत्ति को संभाल सकता है। तो निकट संबंधी में वो हैं, तो कुछ ऐसा करें जिससे कि इनकी संपत्ति मेरी हो जाए। इसलिए इस कहानी में ऐसा दर्शाया गया है कि ब्रज किशोर मोहन बाबू को पागल बना करके कोर्ट में ऐसा सिद्ध कर देना चाहते हैं ताकि उनके वो ट्रस्टी बन जाए और संपत्ति के अधिकारी भी बन जाए। तो बहुत दूरदर्शी हैं, चालाकी से वो अपने सारे काम सिद्ध कर सकते हैं। मनोरमा के भाई हैं। वर्तमान समय में जो धन के कारण षड्यंत्र रचे जाते हैं उसके प्रतीक हैं वो। और कहानी को आगे बढ़ाने में उन्होंने जो, अगर वो ब्रजकिशोर बाबू नहीं होते तो मनोरमा नहीं आती, मोहन बाबू नहीं आते, कहानी संदेह के रूप में आगे नहीं बढ़ती। पूरी कहानी में संदेह की स्थिति, हम भी नहीं कह सकते कि ब्रजकिशोर ने ऐसा किया ही होगा। संदेह है कि ब्रजकिशोर षड्यंत्र कर रहा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि लगता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरी के चरित्र में यहाँ पर बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है। किशोरी आती है और रामनिहाल को देखती है, लेकिन इतनी समझदार है वो लड़की कि उसे लगता है कि श्यामा को बताना चाहिए कि रामनिहाल बाबू की स्थिति क्या है। और किशोरी के माध्यम से श्यामा का चरित्र उत्कृष्ट यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि उसे जब लगता है कि कुछ बड़ी बात है तो किशोरी को एक बहाने से वहां से वो बाहर भेज देती है। आजकल हम जैसे अभिभावक भी अपने बच्चों के सामने ही सारी बातें करते हैं। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनका मन बहुत कोमल होता है। वो जिन घटनाओं में रहेंगे, जो सुनेंगे, वही उनके मन में चलता रहता है और बड़े होने के बाद वो प्रखर रूप से सामने आता है। भले ही बालपन में वो कहीं ना कहीं अदृश्य रहे। तो कभी ऐसी बात बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। कहानी +2 में पढ़नी थी, धरती घूम रही है। उस कहानी को आप लोग पढ़िएगा। उस कहानी में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चों के सामने बात करने से कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी समझदारी पाठकों के सामने श्यामा ने रखा है कि रामनिहाल जी से बात करने से पहले उस बच्ची को वहां से वो भेज देती है। तो एक चरित्र है आपके पात्रों का। मुख्य रूप से कहानी में जो बिंब है, कैसे नदी के किनारे के दृश्य हैं, कार्तिक का महीना है, कितना सुंदर है ना। सुमित्रानंदन पंत जी ने, जो छायावादी कवि के रूप में प्रकृति के सुकोमल कवि कहे जाते हैं, सौंदर्यवादी कवि कहे जाते हैं, उन्होंने जिस तरह से प्रकृति की कोमलता और सुंदरता का चित्रण किया है अपनी कविताओं में, उस कविता में सौंदर्य का चित्रण यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने भी किया है कि कार्तिक का महीना है ना, गंगा का घाट है, छोटे छोटे दीप जल रहे हैं, नदी की धारा के साथ प्रवाह में हैं, किस तरह से बजरे पे वो लोग चढ़ते हैं, कैसे आगे नाव बढ़ती है, आदि आदि जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर तरीके से, काव्यात्मक रूप से अगर कहें तो जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ किया है। तो उन पंक्तियों से आप घबराइए नहीं कि वो पंक्तियां क्या हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है। उन पंक्तियों को आप गौर से देखेंगे तो आप उसको जीवंत महसूस करेंगे, उसके दृश्यों को आप महसूस करेंगे, क्योंकि आप निश्चित रूप से आप गंगा किनारे नहीं गए होंगे तो नदी किनारे कहीं भी, तो नदी के किनारे शाम को लोग घूमते हैं। हर नदी गंगा होती है, इतनी पवित्रता होती है, उसकी जलधारा इतनी स्वच्छ होती है और वहाँ पूजा अवश्य होती है, लोग शाम को दीपदान करते हैं। तो इस तरह की वहाँ जो बातचीत होती है, तो वहाँ आपको क्वेश्चंस में, आपके प्रश्नों में चरित्र चित्रण के साथ इन पंक्तियों को भी पूछा जा सकता है कि किस तरह के महीने थे, वहाँ किस तरह का दृश्य था, उस दीप के बारे में क्या कहा मोहन बाबू ने, उसका जवाब मनोरमा ने क्या दिया, रामनिहाल को ये सारी बातें सुन करके कैसा लगा, बजरे पर चांदनी बिछी थी, घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और जलते हुए बह रहे थे। तो ये सारे जो है, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। ये पंक्ति ऐसी, आईसीएसई बोर्ड के प्रश्नों का ये नियम है कि पहले पंक्ति दी जाती है। मैं एक पंक्ति पढ़ रही हूँ,
संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मेरी सहायता नहीं की। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, वह जीवन में कभी नहीं मिला। ये आपके पैराग्राफ होंगे। अब उससे प्रश्न पूछे जाएंगे कि यह इस पंक्ति को के वक्ता कौन है और श्रोता कौन है। ये पंक्ति कब कही गई और क्यों कही गई, इस पंक्ति की व्याख्या करिए। तो इस तरह के सवाल आप पैराग्राफ के साथ बनाएंगे। तो अगले एपिसोड में जब हम आपके साथ भाग 3 में आएंगे तो इस तरह के पंक्तियों से प्रश्न के साथ साथ उत्तर की भी चर्चा होगी। और आपसे एक गुजारिश है कि आप ध्यान से पढ़ें, पंक्तियों को रेखांकित अवश्य करें। जो घटनाएं होती हैं, जो चरित्र के साथ आपको लगे कि ये मुख्य बात है, उसको भी अंडरलाइन करिए, क्योंकि आगे के पार्ट जब आप पढ़ते जाएंगे तो पीछे का छूटता जाता है। तो वो रेखांकित किया हुआ रहेगा, तो आप जब भी पढ़ेंगे तो आपकी नज़र उस पर जाएगी अवश्य। तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों तक शेयर करिए, और अपने प्रश्न या जो नहीं समझ में आया या जो आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाएं, ताकि मेरा भी मन लगा रहे और आपके प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ से दे सकूं। चलिए, तब तक के लिए विदा। फिर मिलते हैं अगले संदेह भाग 3।